जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका राजनाथ पंघाल और स्क्रीन के दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सारिका चौधरी पंघाल। सारिका हमारे साथ स्क्रीन पे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही असाधारण कार्य किया है। हालाँकि वो जो बैकग्राउंड है सारिका का वो एक बहुत ही सिंपल फैमिली से आती हैं। लेकिन उनकी जो पीछे की मेहनत है यहाँ तक आने की उस पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि फिलहाल जो यूपीएससी की लिस्ट आई है उसमें सारिका ने स्थान अपना सुनिश्चित किया है। तो सबसे पहले हम सारिका आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मुझे अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए और मुझे इतना ऑनर्ड फील करवाने के लिए कि आपने मुझे इस चीज के लिए इतना मतलब इम्पोर्टेंट समझा कि आप मुझसे आज बात कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सारिका जी, आपके संघर्ष की कहानी हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए रियल मोटिवेशन का सोर्स रहेगी और वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे इसको देखेंगे, सुनेंगे जब भी तो उनके लिए वो कहीं न कहीं प्रेरणा का स्रोत रहेगी और अभी जो यूपीएससी का जो सफर आपने अचीव किया है, तो वो एक ज़रूर एक संघर्ष भरा रहा होगा आपका, क्योंकि आसान नहीं है कि इस तरह का सफर पे चलना और उसको अचीव करना। तो आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अप्रैल 2024 की लिस्ट में स्थान पाया है। तो हम सारिका जी ये जानना चाहेंगे कि बिल्कुल जो आपकी स्कूलिंग हुई है और ये कब आपने सोचा कि यूपीएससी जैसा इतना मुश्किल इम्तिहान आप देंगी? तो दर्शक इस बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, सारिका। सर मैंने अपनी स्कूलिंग पिलानी से की है। राजस्थान में एक छोटा सा टाउन है पिलानी, और बिट्स पिलानी के लिए जाना जाता है वो, तो सब उससे रिलेट करेंगे। तो मैंने वहां से बिरला बालिका विद्यापीठ से मैंने 2011 में अपनी 12th क्लास पास की थी। और उस टाइम पे तो यूपीएससी कैसा प्रोसेस होता है, क्या होता है, बस पता नहीं था। तो मेरे नाना जी थे फतेह सिंह लांबा जी। तो उन्होंने मुझे कभी कहा था कि अच्छा ये होता है यूपीएससी, से आप कलेक्टर बनते हैं, इससे आप पुलिस सर्विसेज में जाते हैं इंडिया की। तो वो एक इनिशियल, एक ये मान लीजिए कि एक होता है कि बीज, उन्होंने वो चीज मेरे दिमाग में डाला। पर तब अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो मैंने 12th के बाद सोचा कि मैं हिस्ट्री लेती हूँ। और इंजीनियरिंग ना करके, 12th तक मेरा साइंस बैकग्राउंड था, इंजीनियरिंग ना करके मैंने हिस्ट्री को अपना सब्जेक्ट चूज किया और मैंने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया। 2014 में मैंने वो कंप्लीट किया। तो उसके बाद मैं एलिजिबल, एक साल मेरा था एलिजिबल होने के लिए, तो हम एमए कर लेते हैं, डिग्री होगी, थोड़ी समझ बढ़ेगी सब्जेक्ट को भी लेके और चीजों को, आसपास की चीजों को भी लेके। तो मैंने 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपना एमए कंप्लीट किया हिस्ट्री में। और भगवान की दया रही कि उस टाइम पे मुझे गोल्ड मेडल मिला, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। तो वहां खत्म नहीं हुआ मेरा सफर, मैंने एमफिल भी किया जेएनयू से, जो 2019 तक मेरा चला। तो यूपीएससी का था माइंड में इतने टाइम से, पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते गए, सिचुएशंस ऐसी बनती गई कि वो सफर लंबा हो गया। तो 2019 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का। और तब मैंने अपना पीएचडी में 1 साल 1.5 साल एनरोल्ड में थी, पर मुझे उस टाइम पे ये समझ आया कि मैं दो चीजें साथ में नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे बच्चों को लगता है ये चीज कि दो चीजें हम कर लें, अगर कोई कर पाता है बहुत अच्छी बात है, पर मुझे अपनी वो लिमिटेशन समझ आई कि शायद मेरे से वो दोनों चीजें साथ में नहीं होंगी। तो मैंने अपना पीएचडी का ड्रॉप करके 19 में मैंने अपना यूपीएससी का की जो जर्नी थी वो स्टार्ट की पहले अटेम्प्ट से। और चार स्टार्टिंग के मेरे अटेम्प्ट 19, 20, 21, 22 में, दोनों चारों अटेम्प्ट्स में ही मेरे प्री नहीं क्लियर हुए थे। मेरा चौथे अटेम्प्ट में जीएस क्लियर होते होते मेरा सी सेट नहीं क्लियर हुआ था। तो प्री में ही मैंने 4 साल, इतना लंबा मेरा स्ट्रगल और मेरी जर्नी रही। इस साल मेरा पहली बार प्री क्लियर हुआ था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की वो चीज थी। एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे मेंस तक जाने की और बैठने की। पर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि वो अपॉर्चुनिटी विक्ट्री में टर्न हो गई कि मैं मेंस लिख पाई और मैंने वो क्लियर कर लिया पहले तरीके, मतलब पहले ही बार में। और फिर इंटरव्यू का मौका मिला और इंटरव्यू भी भगवान की दया से हो गया पूरा। जी, सारिका जी, आपने 4 सेकंड में 4 साल का संघर्ष बता दिया, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब हम वो भी जानना चाहेंगे कि जो 19, 20, 21 मतलब जब नहीं आता था प्री तो क्या थिंकिंग होती थी और उससे कैसे हमें निकले? क्योंकि आपको पता ही है 90% हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो इस फेज से आते हैं। तो निकले कैसे? बिल्कुल। तो वो थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि वो 4 साल कैसे आपने निकाले? जी। सर पहली अटेम्प्ट जो मेरी मैंने दिया 2019 में, वो पीएचडी करते करते ही दिया था। तो मैं ये मानती हूँ कि उस समय मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगा
कि मैं देती हूँ पर नहीं हुआ, तो मैंने उससे एक लर्निंग ली। मैं उससे हताश नहीं हुई कि पेपर क्लियर नहीं हुआ, मैंने सोचा कि मेरी कमियां कहाँ रही हैं, मैंने पहला अटेम्प्ट उस तरीके से सोच के दिया। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने वो कमियां जो थी उनको पूरा करने की कोशिश की, तो कहीं हद तक वो पूरी हुई और कहीं हद तक फिर उनमें कमी रह गई, क्योंकि एक होता है कि गाइडेंस आपको चाहिए। हम ज्यादा, जैसे मैं स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली ये चीज बोलना चाहूंगी कि हमारे माइंड में आता है कि कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले, हम 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे के कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं। हमें लगता है कि वो कोचिंग ज्वाइन करने से हमारा काम हो जाएगा या हम सही हाथों में हैं और हमें सही गाइडेंस मिलेगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिर बाद में परेशानी भी होती है, क्योंकि हम ये फील करते हैं कि हम डिपेंडेंट हैं अपने कोच जो कर रहे हैं हमें, जो हमारे मेंटर्स हैं। पर कोचिंग इंडस्ट्री अब ऐसी हो गई है कि आप केवल वहां पे मटेरियल के लिए जा रहे हैं, आपको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो वो 2 साल मेरे ऐसे निकले कि जब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली मुझे, फिर मैंने खुद अपनी गलतियां कर करके वो सीखी। और वो टाइम था, बहुत डाउट भरा भी टाइम था, बहुत बार फियर भी आया, बहुत बार अकेले बैठ के सोचा कि क्या पीएचडी ड्रॉप करना और ये स्टार्ट करना सही डिसीजन था लाइफ में। और ये स्टूडेंट्स को भी बहुत बार सुनने को मिलता है जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं कि आसपास के लोग भी आपको बोलेंगे कि आपने ये सही नहीं किया, आप कुछ और कर सकते थे। तो उस समय आपको अपने पोटेंशियल पे भी डाउट आएगा, डर लगेगा कि क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड से डील करना बहुत जरूरी है। उसको इस चीज से डील करना बहुत जरूरी है कि आपने अगर कोई चीज बिगिन की थी, किसी पर्पज के साथ बिगिन की थी, आपके दिमाग में कुछ था कि मैं इसलिए ये चीज करनी चाह रही हूँ या करना चाह रहा हूँ, तो अगर वो पर्पज आपको क्लियर है, आप उसमें बिल्कुल श्योर है कि मैंने जो रीजन से स्टार्ट की थी जर्नी, वो रीजन मेरा बहुत क्लियर है, तो आप वो कंटिन्यूअस मोटिवेशन अपने आप को देते रह सकते हैं। तो आपको जो आसपास के लोग भी होंगे उनकी बातों से भी आप नहीं परेशान होंगे। और जो फियर और जो डाउट जो कि बिल्कुल आता है, मैं बिल्कुल इस चीज पे अग्री करूंगी कि बहुत बार आता है, आपको मन करेगा छोड़ दे, शायद कुछ और ले लें। पर अगर अंदर से आपके अंदर वो कन्विक्शन है कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, मैं चीज कर सकता हूँ, और आपके परिवार वाले आपको अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगी कि आप बिल्कुल इस चीज के अंदर हार मत मानिए। वो सबसे बड़ी चीज है, आप अपने आप पे हार मत मानिए। आप अपने पोटेंशियल को इस चीज से मत जांचिए कि मेरा क्लियर नहीं हुआ या क्लियर हो गया। रिजल्ट से अपनी पोटेंशियल को मत आंकिए। आप में बहुत पोटेंशियल है। हर एक कैंडिडेट जो इस एग्जाम में बैठता है उसके अंदर बहुत ज्यादा करेज होता है, बहुत ज्यादा परसिवियरेंस और पेशेंस होता है, तभी वो इस एग्जाम के लिए बैठ पाता है, 1 साल दे पाता है पहले अटेम्प्ट में। और जब कंटिन्यूअस फेलियर आते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत फियर आएगा, पर उस फियर को डील करने का बस यही तरीका है कि अपने अंदर विश्वास ना खोए उस टाइम पे। तो मैंने वही किया पिछले 5 साल जो मेरे रहे, 1 साल तैयारी के और 4 साल अटेम्प्ट के। तो जब भी ऐसा दिमाग में हुआ कि अब शायद गिव अप करने वाला फेज आ रहा है, अब शायद उस डिसीजन पे डाउट आ रहा है, तो मैंने वापस उस पर्पस को सोचा कि मैंने क्यों बिगिन किया था। और वो बिगिन इसीलिए किया था कि मैं चाहती थी कि मैं अपने आप को एक टेस्ट कर पाऊं कि कितना मेरे अंदर करेज है, मैं कितना कर सकती हूँ। और वो विश्वास रहा कि कोई बात नहीं, अगर फेलियर भी आ रहा है तो मैं कुछ सीख रही हूँ उस फेलियर से। तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा जो करेज था वो बढ़ता गया, साल ब साल वो बढ़ता गया। और बहुत एंजाइटी, बहुत पैनिक हुआ मुझे भी, पर उससे डील मैंने इसी चीज से किया कि मैंने किसी पर्पज से इस चीज को बिगिन किया था और मैं उस पर्पज के टुवर्ड्स जा रही हूँ, तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता रहा कंटिन्यूअसली। तो यही मेरा स्टूडेंट्स को भी हम्बल एडवाइस है, हम्बल सजेशन है कि अपने आप पे विश्वास सबसे बड़ी चीज है इस प्रोसेस में, क्योंकि ये प्रोसेस ही डाउट भरा है, ये प्रोसेस ही साइलेंस से भरा हुआ है और आप अकेले हैं अपने साथ। तो ये चीज है कि उस अकेले मोमेंट में आप ना घबराएं, अपने आप पे विश्वास ना खोएं। जी सारिका जी, आपका साइंस बैकग्राउंड था 12th तक और उसके बाद फिर आपने जो डिसीजन लिया कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिया, तो ये मतलब कितना चैलेंजिंग था आपके लिए या मतलब इजी था टास्क ये आपके? सर ये उस वक्त जब मैंने 2011 में 12th की थी और मैंने अपनी ग्रेजुएशन ज्वाइन की थी, तो उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड जितनी थी मेरी, मैंने उस हिसाब से मुझे लगा कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया था, क्योंकि अगेन एज आई सेड कि कोई प्रॉपर गाइडेंस और कुछ ऐसा कोई मुझे बता दे वैसा नहीं था। मैंने खुद ही अपनी गलतियों से ही गलतियां की और फिर उनसे मैं सीखते गई। तो जब मैंने साइंस से हिस्ट्री लिया तो बिल्कुल डिफिकल्ट लगा मुझे वो, क्योंकि साइंस फील्ड बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको सोचने पे मजबूर करता है, और हिस्ट्री जब मैंने लिया तो वो बिल्कुल अलग था। तो लिखने के आंसर्स, लिखने के तरीके, सिलेबस, सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो वो बिगिनिंग में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी, आई वुड से कि 1 सेमेस्टर मुझे बहुत हुई। जब मैं हिंदू कॉलेज में गई तो मुझे डिफिकल्ट हुआ थोड़ा उससे डील करना,
पर धीरे-धीरे जैसे मैंने बोला कि मेरे अंदर वो चीज़ थी कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से करनी है, तो मैं अपना 100% देती थी उसमें। और वो 100% देते-देते वो मैं ये बोलूँगी कि जो रिज़ल्ट भी मिला मुझे वो बहुत मेरे ऊपर मुझे लगता है कि भगवान की बहुत ज़्यादा दया रही है, कि वो रिज़ल्ट मिला मुझे वैसा। तो काम मैंने डेफ़िनेटली किया, जो मैंने चेंज किया अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री को, उसमें भी मैंने ट्राई किया कि मैं जितना अच्छे से इसको कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ क्योंकि डिफरेंट फ़ील्ड है, डिफरेंट स्ट्रीम है। तो उस तरीके से मुझे बहुत सपोर्ट भी मिला, आस-पास के लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला मुझे। वहाँ दोस्त ऐसे बने जिन्होंने बहुत हेल्प की मुझे सब्जेक्ट को समझने में और मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप करने में। बिट्स पिलानी तो पूरे इंडिया से इंजीनियर बनने के लिए आते हैं स्टूडेंट, तो और आप पिलानी में रहते हुए भी आपने दिल्ली का जो रास्ता अख्तियार किया, तो वो जो आपके स्कूलमेट रहे होंगे, जो फैमिली मेंबर रहे होंगे, तो उनका क्या आपके प्रति इस पे क्या टिप्पणी रही थी? सर उस टाइम पे मुझे याद है जब मैं बिट्स में मेरा एडमिशन हुआ था और मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी वहाँ से और ये डिसीजन लिया कि मैं दिल्ली जाऊँगी हिंदू कॉलेज में मुझे नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं कट हो गई थी। आई नहीं, होप कोई मेरी नहीं। आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है प्रॉपर। जी, वो पिलानी हाँ, छोड़ के तो दिल्ली गए, सर उस पे बात चल रही। यही टाइम पे हाँ जी। तो सर पिलानी छोड़ना ऑब्वियसली डिफिकल्ट डिसीजन था और जो स्कूल प्रिंसिपल भी थे मेरे उस टाइम पे मेरे जो आसपास के और दोस्त भी थे उन्होंने बहुत बोला कि आप मत छोड़िए इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिल रहा है पिलानी में एडमिशन मिल रहा है बहुत बड़ी चीज है वो और मेरी भी वो थी पर मेरे दिमाग में ये चीज था मुझे दिल्ली जाना है बदल के दिमाग में वो चीज थी कि कभी नाना ने बताया यूपीएससी में ऐसे होता है और मुझे उस टाइम पे जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग मुझे लगा हिस्ट्री सब्जेक्ट मुझे वो अंडरस्टैंडिंग देगा और साइंस में मैं इंजीनियरिंग करूंगी 4 साल के बाद और उसके बाद मैं उसी फील्ड में जाऊंगी यूपीएससी मुझे करना ही था तो मैंने उस समय वो डिसीजन लिया जो कि माँ बाप के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था उनको भी लगा कि 4 साल इंजीनियरिंग कर ले पिनाली में ही कंटिन्यू कर ले और उससे मेरे से पहले यहाँ मतलब पिलानी से कोई लड़की बिट्स से अपना इंजीनियरिंग छोड़ के दिल्ली जाना बहुत डिफिकल्ट था हर किसी के लिए प्रोसेस करनी तो वो बहुत बड़ा लाइफ का था और मुझे लगता है आज मुझे लगता है कि वो और घर वालों ने कहीं ना कहीं उनको फिर बाद में समझा और सब किया तो उसने कुछ बदल दिया था हालांकि अच्छा, मुझे लगता है सारिका मैं जी, खुश हूँ कि और वो उस सालों टाइम पे वो डिफिकल्ट डिसीजन ले पाए जी, सारिका जी, और सालों के मुकाबले इस साल थोड़ी ज्यादा सीटें थी, तो कितनी सीटें थी और आपका क्या रैंक रहा और क्या आपको सर्विसेज मिलने की संभावना है? सर इस साल जितना मुझे याद है 1015 सीट थी जो कि काफी सालों के मुकाबले ज्यादा थी पिछले साल भी कुछ हजार कुछ सीट थी और उससे पहले तो 900 700 और 600 में भी हमने सीटें देखी हैं तो इस बार मैंने जैसे बोला कि मेरे ऊपर बहुत भगवान की वो दया रही है कि वो सीट भी इस साल ज्यादा आई और मुझे रैंक प्राप्त हुआ है 548 तो इसमें मुझे आईपीएस मिलने के चांसेस बहुत हैं जी, और एक यूनिफॉर्म पहनना, चाहे आर्मी की हो, चाहे पुलिस की हो, वो अपने आप में युवाओं के लिए बहुत फैसिनेट होती है और जिस तरह से एक एथलीट यूनिफॉर्म डालता है, इंडिया के लिए खेलता है, तो उस तरह आप भारतीय पुलिस सेवा में जाएँ और जो अभी बी प्लान के बारे में बात करें तो सारिका जी, बी प्लान भी था कोई आपके पास? सर सच बताऊं तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में आई थी क्योंकि 4 साल जब पीएचडी छोड़ने के बाद 4 साल जब प्री ही नहीं हुआ था तो इस साल मेरे दिमाग में ये चीज आई कि क्या कुछ और करना चाहिए मुझे क्योंकि ये 4 साल से प्री ही नहीं हो रहा है तो क्या कुछ और ऐसा कोई एग्जाम दूं या कुछ और चीजें ऐसी करूं तो इन बिटवीन मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि मैंने पिछले 4 साल में जब मेरा प्री नहीं हो रहा था तो मैंने ट्राई किया कि मैं स्टेट सर्विसेज के लिए ट्राई करूं या कुछ और एग्जाम्स भी दूं एंड सर मैं ऑलमोस्ट 15 एग्जाम्स में मैंने अपीयर किया और मैं 15 के 15 में फेल हुई कभी प्री लेवल पे कभी मेंस लेवल पे और कभी भी मुझे वो लास्ट जो इवेंचुअल हमारी जो विक्ट्री होती है वो नहीं अचीव हुई तो मेरे दिमाग में आया कि अब मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ तो इस साल जो मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक और अटेम्प्ट दे के देखती हूँ और वो जो एनर्जी लगी मुझे उसको करने में और जो करेज लगा ये डिसीजन लेने में मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी
और फिर मैंने दिमाग में रख लिया था कि अगर ये नहीं भी होता है तो मैं अपने आप को डाउट नहीं करूंगी, मैंने अपना 100% दिया, इनफैक्ट 200% दिया। अगर ये नहीं हो रहा है तो शायद मेरे लिए कुछ और बेटर बना है करने को। तो मैं उस चीज के लिए भी बिल्कुल ओपन थी इस साल कि अगर नहीं भी होता है तो मैं प्लान बी में या तो मैं कुछ पढ़ाना कुछ स्टार्ट करूंगी या पब्लिक पॉलिसी में कुछ करूंगी, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है और जहां मेरा इंटरेस्ट भी लाई करता है। तो मैं उस चीज के लिए भी बिल्कुल ओपन थी कि कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज मैंने फेलियर्स इतने फेस किए थे कि मैं इस फेलियर के लिए भी रेडी थी कि अगर ये नहीं भी होगा तो शायद मैं फिर से उठूंगी और मैं कुछ और करना स्टार्ट करूंगी जो शायद मेरी लाइफ के लिए कुछ और बड़ा ग्रेटर बनेगा शायद। तो बिल्कुल प्लान बी दिमाग में था कि अगर ये नहीं होता है तो मैं कुछ और करूंगी। पर ऑब्वियसली जब तक रिजल्ट नहीं आता हम होप नहीं लूज करते हैं, हमें अंदर से हमेशा एक ऐसा रहता है कि इस बार शायद हो जाए, इस बार शायद हो जाए। तो वो 5वीं बार में मेरे लिए फाइनली हो पाया और प्लान बी का मुझे कुछ परस्यू करने की नौबत नहीं आई। पर मैं आपके प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स तक एक बात जरूर पहुंचाना चाहूंगी सर, कि कई बार हमें लगता है हम इस यूपीएससी प्रोसेस के रिजल्ट से अपनी पोटेंशियल को जज करने लग जाते हैं कि अगर क्लियर हुआ एग्जाम तो मैं लायक हूं, अगर क्लियर नहीं हुआ एग्जाम तो मेरी पोटेंशियल में कुछ गड़बड़ है या मेरे अंदर कुछ कमी है। तो ये चीज मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेस डिफिकल्ट है, यूपीएससी एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आपके सक्सेस के चांसेस तो बहुत ही कम है, हमें फेलियर की स्टोरी ज्यादा मिलते हैं यहाँ पे। तो उससे घबराएं नहीं आप। हमें लगता है रिजल्ट के जो बाद की जो हम लाइफ सोचते हैं हम उसको सोच के फिर तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, पर जो बीच का जो प्रोसेस है, जो बीच का जो सफर और जो जर्नी रहती है वो बहुत स्ट्रगल वाली रहती है सर। अगर लंबे अटेम्प्ट हो जाते हैं आपके जैसे मेरे रहे, मेरा 5वां अटेम्प्ट था, तो वो जर्नी और ज्यादा हमें लंबी लगती है और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगती है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर चाहता है इस तैयारी करना इस पेपर की तो आप प्लीज इस प्रोसेस को भी ध्यान में रखें कि अगर आप अपना 100% भी देते हैं तो भी चांसेस है कि आप ना क्लियर कर पाए इसे। तो उससे घबराना नहीं है, उससे और स्ट्रांग बन के आपको कुछ और बेटर करना है लाइफ में। और अगर ये हो जाता है पॉसिबल तो ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो बस अपनी पोटेंशियल और अपने ऊपर विश्वास रखना सबसे बड़ी चीज है। आप पेपर में रिजल्ट जाए जो भी आए आपका, ये प्रोसेस अपने आपको बहुत स्ट्रांग बना देता है, आपको फियर नहीं आने देता है। फेलियर होता भी है तो आपको फेल कैसे होते हैं उसको झेलना सिखा देता है और आपको एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत स्ट्रांग और बहुत करेजियस बना के निकालता है ये प्रोसेस बाहर। तो मेरी जो 5 साल की जो लर्निंग रही है सर, वो मोर देन दिस सक्सेस मेरी ये लर्निंग रही है कि मैं इंसान बहुत स्ट्रांग बनी हूँ बिकॉज मैंने फेलियर्स इतने फेस किए इस प्रोसेस में। और यही मेरी स्टूडेंट्स को भी एक हम्बल एडवाइस है कि अगर आप घबराते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आप अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। ये एक एग्जाम है जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और आपके कंट्रोल के बियॉन्ड बहुत चीजें होती हैं, तो उससे नहीं घबराना है। आप डेडिकेटेड हैं, आप में कन्विक्शन है तो प्लीज आप ये बिल्कुल कीजिए बिकॉज आपको सीखने को बहुत मिलेगा इसमें। पर इससे घबराना नहीं है। और कोचिंग्स के ऊपर आप बहुत ज्यादा रिलाई मत करिए, आप अपने काम के ऊपर, अपने सेल्फ स्टडी के ऊपर, आजकल मार्केट में इतने फ्री रिसोर्सेज सर अवेलेबल हैं। मैंने खुद फ्री रिसोर्सेज से पढ़ के काम किया है और मैंने उस चीज को अपने लिए सोर्स बनाया है। तो कोचिंग्स के ऊपर केवल ना रिलाई करते हुए, घबराते हुए कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, किसमें कितना पढ़ाया जाएगा, केवल आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। और वो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, आपको बस प्रॉपर गाइडेंस किसी भी आपके सीनियर की मिल जाए, वो बहुत जरूरी है। जी सारिका जी, अगर पंघाड़ परिवार की बात की जाए तो परिवार में कौन कौन है और उनकी क्या क्या ड्यूटी रही आपको मोटिवेट करने के लिए? सर मेरे फादर हैं मुकेश कुमार पंघाल। तो उन्होंने, मैं कहूंगी कि मुझे नहीं लगता कोई फादर आज के टाइम पे, मतलब जब मैंने 2011 में वो डिसीजन लिया था कि पिलानी छोड़ना है और दिल्ली जाना है और एकदम से कुछ डिफरेंट करना है, तो जो मेरे फादर का जो सपोर्ट रहा है मुझे, वो मैं कहूंगी 200% रहा है। उन्होंने कभी फेल होने के बावजूद भी, बार बार सेटबैक फेस करने के बावजूद भी, कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि तू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उनका जो फेथ था मेरे अंदर वो इतना ज्यादा था कि उससे मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता। उससे मैं हमेशा ये सोचती कि मेरे फादर मुझे बोल रहे हैं कि तू कर सकती है या तेरे से हो जाएगा, तू कर सकती है, अपना 100% तू दे रही है। और मेरे एफर्ट जो मैं लगा रही थी उनमें उनका विश्वास पूरा था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक पिलर ऑफ सपोर्ट मैं बोलूंगी मेरे फादर का रहा है। वो अभी नायब तहसीलदार से रिटायर हुए हैं 2020 में, और पोस्ट रिटायरमेंट भी उन्होंने इतना सपोर्ट किया है मुझे हर तरीके से, इमोशनली, फाइनेंशियली, कभी भी मुझे टेंशन नहीं होने दी उन्होंने।
तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है, जो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को अपने बच्चे के लिए करनी चाहिए। और कभी मुझे किसी और चीज के लिए उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया कि उम्र हो रही है या आपको कुछ और करना चाहिए लाइफ में, कुछ जॉब और लेनी चाहिए। उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया और उन्होंने मुझे पूरी वो फ्रीडम दी कि आपको जैसे ठीक लग रहा है अपनी लाइफ के लिए आप वो चीज कीजिए। तो मुझे लगता है वो वैसा सपोर्ट होना अपने आप में बहुत बड़ा एक गुड फॉर्च्यून मैं मानती हूँ अपना। जी, और जो छोटे भाई बहन होंगे, बड़े भाई बहन होंगे, क्या वो भी आपकी तरह ही यूपीएससी में जाना चाह रहे हैं? सर वो अपनी तरफ से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने काम में लगे हैं। मेरे एक बड़े भाई हैं, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर हैं फिलहाल। तो उनका तो ऑलरेडी करियर उन्होंने